चलो सब लोग हेडिंग डाल लो, समस्थानिक तथा समभारिक। क्वेश्चन तो कल ही लिख लिया था, हेडिंग डाल लो पहले समस्थानिक, ठीक है। इसकी इंग्लिश भी लिख लो, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स कई बार इंग्लिश में ही आ जाता है, ऐसे लिखा, ऐसे आइसोटॉप्स। अब आप क्या समझोगे आइसोटॉप्स से? आइसोटॉप्स माने समस्थानिक से आप क्या समझते हो? इसका उदाहरण दी, तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है और इसका उदाहरण देना है। तो डेफिनेशन एग्जाम्पल से बन जाएगी। मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूं समस्थानिक। अपन लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। सब लोग लिखो, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? पहला है हाइड्रोजन 1 और 1, जिसका क्रमांक भी 1 और भार भी 1। इसका नाम है प्रोटियम। हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक है प्रोटियम। दूसरा समस्थानिक है हाइड्रोजन का 1 और 2, क्रमांक 1 और भार 2। इसका नाम है ड्यूटीरियम। और तीसरा समस्थानिक हाइड्रोजन का 1, 3, ट्राइटियम। ट्राइटियम, ठीक है बच्चों। अब ये हाइड्रोजन जो हम पढ़ते हैं, ये वही हाइड्रोजन है। ये प्रकृति में 99.9% पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा हम इसी को पढ़ेंगे, इसी का यूज करेंगे। ये प्रकृति में बहुत कम मात्रा में 0.01% पाई जाती है, 0.01%, ठीक है। और ये तो 0.00001%, बहुत ही कम, तो ये मिलती ही नहीं है। ये मिलती है भारी जल में, जो समुद्र में होता है, और ये हर जगह वातावरण में भी मिलती रहती है। तो हम कौन सी हाइड्रोजन पढ़ते हैं? ये वाली। पर प्रकृति में कोई पूछे कि हाइड्रोजन कितने रूप में है, तो ये कितने रूप में है? 3। एक वो हाइड्रोजन जिसका क्रमांक भी 1 और भार भी 1, जिसका नाम है प्रोटियम। एक वो हाइड्रोजन जिसका क्रमांक भी 1 और भार 2, जिसका नाम है ड्यूटीरियम। और एक हाइड्रोजन है जिसका क्रमांक 1 और भार 3, जिसका नाम है ट्राइटियम। समझ गए? ये इसके एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देता हूं इसका। एक होती है क्लोरीन, तुमने सुना होगा नाम तो। क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। ये वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके पाया कि प्रकृति में क्लोरीन के 2 समस्थानिक पाए जाते हैं। 2 समस्थानिक हैं। वो कौन कौन से हैं मैं बताता हूँ। क्लोरीन एक होता है 1735 और क्लोरीन एक होता है 1737। लेकिन हम पढ़ते हैं क्लोरीन 1735.5, ये वाला। एक्चुअली में ये क्लोरीन और ये क्लोरीन सब एक ही है। इन दोनों का औसत है ये क्लोरीन, माने हम, अच्छा, ये ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, ये कम मात्रा में पाई जाती है। जो ज्यादा मात्रा में पाई जाती है उस क्लोरीन के नजदीक है इसका भार, देखो 35.5। इसका कितना है? 35। तो इसका कितना है? 35.5। जी आता कैसे है जी मैं तुम्हें बताऊंगा आगे जाके, ठीक है। फिलहाल समझो कि क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। एक होता है क्लोरीन 1735, एक होता है क्लोरीन 1737। अब देखो कितनी आसान हो गई इसकी डेफिनेशन। ये एग्जाम्पल हमने समझ लिए, इससे इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। समस्थानिक से आप क्या समझते हो? एक ही तत्व के बे परमाणु, देखो ये एक ही तत्व है, तत्व माने ये परमाणु है, तत्व हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब तत्व है। एक ही तत्व के बे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या है? समान, परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब इसमें परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक क्या होते हैं बच्चों? परमाणु क्रमांक होते हैं समान। परमाणु क्रमांक
समान। परमाणु भार क्या होते हैं? भार भिन्न भिन्न होते हैं। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान है, देख लो एक ही तत्व है क्लोरीन जिसके परमाणु क्रमांक समान लेकिन भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। इस डेफिनेशन को टीचर ऐसे ही रटा देते थे कि याद कर लो, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान परमाणु भार भिन्न समस्थानिक कहलाते हैं। ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल से समझना है हमें कि किस तरह से परमाणु क्रमांक समान है। हम इसके जितने भी एग्जाम्पल देखेंगे इनमें तत्व एक ही होगा और उस तत्व के परमाणु क्रमांक समान होंगे लेकिन भार भिन्न भिन्न होते हैं। समझ में आ गया? तो डेफिनेशन सबको याद हो गई। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक या आइसोटॉप्स कहलाते हैं। अब बात आती है समभारिक की। समभारिक के एग्जाम्पल देखते हैं। समभारिक का एग्जाम्पल होता है, जैसे हमने एक पढ़ा था ऑर्गन 1840 पढ़ा था। एक होता है पोटेशियम 1939 भी होता है और ये 40 भी होता है। एक होता है कैल्शियम 2040। तुमने पोटेशियम पढ़ा होगा 1939 पढ़ा है कि नहीं बेटा? तो ये इसका समस्थानिक है लेकिन 40 में भी पाया जाता है पोटेशियम 39, तो हम यहाँ कौन सा यूज कर रहे हैं? 40 वाला। तो देखो ये तत्व अलग अलग है, ये ऑर्गन है, ये पोटेशियम है और ये कैल्शियम। मतलब ये कैसे हो गए? विभिन्न तत्व अलग अलग हो गए, तो ये हो गए विभिन्न तत्व। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु भार कैसे होते हैं? समान, लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। नाम से समझो, समभारिक, इसको हम आइसोबार बोलते हैं। आइसोबार इंग्लिश में आ जाता है कभी कभी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? देखो यहीं से बनेगी, विभिन्न तत्व। मुझे भी याद थोड़ी रहती है पर ऐसे एग्जाम्पल से आ जाती है ध्यान में। ये अलग अलग तत्व है तो मुझे ध्यान आ गई। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु भार कैसे हैं? समान, लेकिन परमाणु क्रमांक कैसे हैं? ये भिन्न भिन्न होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। बोलो ये डेफिनेशन समझ में आ गई बच्चों? आ गई? सबको आ गई? मुझे कमेंट में बताओ। हाँ कमेंट में बताओ। अंकेश तुरंत कमेंट कर दिया करो, तुम्हारे पास मोबाइल है, क्योंकि मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना तुम्हें समझ में आएगा। एक्स्ट्रा नहीं बहुत ज्यादा कि बस पढ़ाते जाओ, अपनी धुन में लगे रहो। 1 घंटा हो गया, क्लास ऑफ, समझ में आए या ना आए मेरा तो काम हो गया। 1 घंटा तुम्हें मैंने दे दिया। ये मेरा मकसद नहीं है हम पौन घंटे ही पढ़े, आध घंटे ही पढ़े, लेकिन जितना पढ़े उतना समझ में तो आ जाए। और समझ में ही ना आए और 1 घंटा और 2 घंटे पढ़ भी लिया तो बताओ क्या फायदा? ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं। और खासकर 11th की केमिस्ट्री जिसकी स्ट्रांग हो गई अच्छी, तो वो 12th में उसको दिक्कत आनी ही नहीं है, ये मेरी गारंटी। क्योंकि पूरा बेस जो नींव है वो 11th में है। मकान आप 10 मंजिल बनवाओ लेकिन उसकी नींव को बहुत अच्छा कर लो तो आप 10 मंजिल खींच सकते हो। यदि आपने नींव शुरू में कमजोर रख दी तो आपको डर लगेगा कि यार 2 मंजिल कराएं या नहीं, क्योंकि ये पिलर से नहीं बना है। कुछ लोग दीवार पे सीधा खड़ा कर देते हैं तो वो 2 मंजिल के बाद डरने लगते हैं कि अब नहीं बनवा पाएंगे, उन्होंने बेस अच्छा नहीं किया। ऐसे ही तुम्हारा यदि बेस अच्छा नहीं हुआ, देखो पैसा तो लगता है, यदि वो नीचे बेस बनाएगा तो पैसा नहीं लगेगा? उसमें लगेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि मुझे चलो पैसा खर्च नहीं करना, मुझे तो अभी फिलहाल
काम चलाऊ बनाना है, तो काम चलाऊ एक मंजिल बन गई, दूसरी मंजिल वो नहीं बनवा पाए कभी, उस पर सोचेगा यार गिर जाएगी, किस चक्कर में, उसने पैसा बचा लिया। ऐसे 11th में कुछ लोग सोचते हैं कि बोर्ड तो है नहीं, पास हो ही जाना है, क्या करेंगे 11th पढ़ के, डायरेक्ट 12th ही पढ़ेंगे। या कुछ लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं सर 12th पढ़ा दो, यानी कि कौन सी, वैसे तुम कौन सी क्लास में हो, के वो तो सर 11th में, पर 12th पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले 2 साल पढ़ूंगा तो अच्छे नंबर आएंगे। मैंने कही उनसे भी तुम्हारे कम नंबर आएंगे, इस बात की गारंटी ले लो, जो 11th नहीं पढ़ते। तुम 2 साल उसी को पढ़ोगे, तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा 12th को, इसीलिए तुम्हारा बेस क्लियर नहीं होगा, तब तक 12th समझ में ही नहीं आएगा। तुम किसी क्लास में बैठ के देख लेना 12th की में, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये हो क्या रहा है। इसीलिए अपना बेस मजबूत करो, स्ट्रांग बनाओ, ठीक है। मैं मानता हूँ 11th के बच्चे सिंसियर नहीं है, लेकिन जितने पढ़ रहे हैं उतने तो सिंसियर हो जाए भाई, सबका टेका तो नहीं ले रखा। 10 बच्चे हैं तो 10 तो हो जाए कम से कम सिंसियर। तो आप लोग तो ये समझो दिमाग में कि हमें 11th बहुत अच्छे से पढ़ना है। 12th में तुम मक्कारी भी दे जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 11th में तुम्हें मक्कारी बिल्कुल भी नहीं देनी। चलिए, डेफिनेशन सबको आई गई समझ में, ठीक है। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु भार समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो इन दोनों में अंतर है, समस्थानिक और समभारिक में डिफरेंस। तो देखो डिफरेंस भी इसी से बन जाए, कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। जैसे मान लो मैं इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना चाहूँ बेटा, इसके एग्जांपल में, तो मुझे बता सकते हो? बताओ। हाइड्रोजन का जो प्रोटियम वाला है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। प्रोटॉन कितने हैं? 1। न्यूट्रॉन कितने हैं? 0। अच्छा, इस वाले में बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? क्रमांक 1 है तो 1। प्रोटॉन भी कितने हैं? 1। न्यूट्रॉन कितने? 2 में से 1 गया, 2 - 1 = 1, यानी न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें? 1। इसमें कितना था? 0। आ गई क्लियर? अब इसमें ट्यूटेरियम में देखो, ट्राइटेरियम में देखो, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। प्रोटॉन भी कितने हैं? 1। न्यूट्रॉन कितने? 3 - 1 = 2। तो इनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो समान है, देखो सब में, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बन। तो इन तीनों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो कैसी है? समान है, बराबर है। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। न्यूट्रॉन की संख्या कैसी होती है बच्चों? भिन्न होती है। न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो हम पहला एग्जांपल तो यही, पहला तो समस्थानिक में ये लिख देंगे कि ये एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। समस्थानिक कैसे होते हैं? एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। होते हैं कि नहीं? देखो हाइड्रोजन 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 तो एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। और इधर क्या लिख देंगे? ये अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं। देखो अलग अलग तत्व है, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरे में लिख दोगे कि इनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न होते हैं। बिल्कुल, परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न होते हैं। इधर क्या उल्टा कर दोगे, इसमें परमाणु भार समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा देखो, इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न। देख रहे हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लगभग दोनों ही समान है, तो अपन कह देंगे इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। लेकिन इसमें देखो जरा प्रोटॉन, इसमें कितने प्रोटॉन है? प्रोटॉन बराबर इसमें 18, इसमें कितने हैं? 19। इसीलिए मैंने तुम्हें प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सिखाया था बेटा। P बराबर इसमें कितने? 20। देखो प्रोटॉन तो अलग है, न्यूट्रॉन और देखें इसमें। अच्छा, मुझे इनमें न्यूट्रॉन निकाल के बताओ, इसमें, इसमें और इसमें, तीनों में। पहले मुझे ऑर्गन के न्यूट्रॉन बताओ, फिर पोटेशियम के बताओ, फिर कैल्शियम के। जल्दी कमेंट। इसको 10 मान लो, 2 हो गई, 2 22 हो गए इसमें। लो ऐसे निकाल, ये आ गए इसमें 22।
अब इसमें निकालो 40 माइनस 19 1, इसमें 21 हो गए, ऐसे निकाल लो। इसमें देख लो 40 माइनस 20, तो इसमें निकाल लो 20 बचे। लो अब देखो न्यूट्रॉन हमने निकाल लिया, अब इसका डिफरेंस क्या हो गया। इसमें तो डिफरेंस ये था कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान लेकिन न्यूट्रॉन भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें प्रोटॉन भी देखो भिन्न भिन्न है 18 19 और 20, तो इसमें न्यूट्रॉन भी भिन्न है 22 21 और 20, मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी भिन्न होती है और न्यूट्रॉन की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है। ये अपना हो गया थर्ड पॉइंट। अच्छा फोर्थ पॉइंट है इनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन इनके रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे? रासायनिक गुण का मतलब होता है जैसे इस हाइड्रोजन से बना हुआ जल H2O और इस वाली हाइड्रोजन से बना हुआ जल H2O, दोनों के गुण लगभग एक समान है। यानी इस जल की क्रिया किसी से कराऊं तो वैसे ही करेगा जैसे कि इस वाले हाइड्रोजन के जल की कराऊं, और दोनों से ही जल बनता है। तो इनके रासायनिक गुण कैसे? समान। लेकिन तुम ये कहो कि इनके रासायनिक गुण समान होंगे तो नहीं होंगे। ये ऑर्गन है, ये नोबल गैस है, मतलब ये बल्ब में भरी जाती है बल्बों में, और ये पोटेशियम है, ये बिल्कुल अलग है। और ये कैल्शियम है, ये और अलग है। कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है, ये बल्ब में भरी जाती है और ये हड्डियों में पाई जाती है। बताओ कोई कॉम्बिनेशन है इनका? तो इनके जो रासायनिक गुण है सबके अलग अलग होते हैं लेकिन इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया? बताओ। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न होते हैं। ये क्या होते हैं बताता हूं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न होते हैं और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। कैसे? देखो पहले तो ये समझो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। ये चीज में तुम्हें आगे जाके एक नियम आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑफ बाउ नियम, ऑफ बाउ रूल। उसमें तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना सिखाऊंगा कैसे, पर फिर भी छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो मैंने तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में ही समझाए। जैसे ये नाभिक है परमाणु का, और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इस नाभिक के चारों ओर, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इसमें चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो एक नियम होता है 2n स्क्वायर नियम। इस नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हम भरेंगे। तो देखो ये कक्षा नंबर 1 है, ये कक्षा नंबर 2 है, ऐसे ही आप बहुत सारी कक्षाएं यहाँ बना सकते हो। तो बोरबरी ने बताया कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इसमें n रख दो, n का मान रख दो, n बराबर 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर। तो कितना हो गया ये 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे होंगे? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। ऐसे ही हम इनमें इलेक्ट्रॉन भरना जब सीख जाएंगे तो हम ऑर्गन में इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। जैसे ऑर्गन होता है 18, इसके ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं इसके थ्रू। कोई बात नहीं, चलो पूरा सिखा दूं। देखो कुछ भी नहीं है, बोरबरी ने दिया था ये नियम, वैज्ञानिक थे बोर और बरी, इन्होंने दिया था। और उन्होंने कहा था, एक सेकंड, हाँ उन्होंने कहा था कि एक परमाणु है जिसका अंदर नाभिक होता है, परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं, इनको हम बोलते हैं कक्षा। ये सभी कक्षाएं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सारी की सारी क्या है? कक्षा। ये भी है। और यहां से मान लो कक्षा स्टार्ट हुई तो इसका नाम हो गया कक्षा नंबर 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4। इस तरह से ये कक्षाएं होती 1 2 3 4। इन कक्षाओं के नाम भी उन्होंने डिसाइड कर लिए, के, एल, एम और एन। मैंने 4 बनाई है,
यदि 5 बनाते तो इसका नाम हो जाता KLMNOPQ। इस तरह से कक्षाएं बढ़ती जाएंगी। वैसे तुम्हारी आवर्त सारणी जो है उसमें 7 कक्षा में पूरी हो जाती है। आवर्त सारणी सिर्फ 7 कक्षा में ही हो जाती है। अब कभी भविष्य में 10-20 साल में आवर्त सारणी थोड़ी बहुत बढ़ेगी तो एक आध कक्षा और बढ़ सकती है, बस इससे ज्यादा होगी हो ही नहीं पाएगी क्योंकि तत्व ही नहीं। पर फिर भी उन्होंने तो रूल बना दिया, रूल तो रूल होता है, वो कभी खत्म नहीं होंगी ये कक्षाएं, जितनी बढ़ाना चाहो बढ़ा। और उन्होंने कहा कि इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर नियम से भरे जाते हैं। कौन से नियम से भरे जाते हैं? 2n स्क्वायर नियम से भरे जाते हैं, 2n स्क्वायर नियम। ठीक है, मान लो मुझे पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरना है तो 2n स्क्वायर के लिए मुझे n का मान कितना दिया है पहली कक्षा में? 1। पहली कक्षा में एक है n बराबर, तो इसको हम बोलते क्या है? इस कक्षा को, कक्षा का नाम है के कक्षा। ठीक है, के कक्षा। और इस के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये 2n स्क्वायर बताएगा हमें। 2n स्क्वायर बराबर n बराबर क्या रख दूं मैं? 1। तो ये हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर। तो 2 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इक्वल टू। तो बताओ पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर गए? 2। भर गए कि नहीं? इतना समझ में आ गया? अब मुझे बताओ तुम n बराबर यदि मैं 2 रखूं तो मुझे बताओ n बराबर 2 तो ये कौन सी कक्षा है? L कक्षा। और इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे अधिकतम? बताओ कमेंट में। 8 भरे जाएंगे क्योंकि होशियार बच्चे अपने आप निकाल लेंगे। 2 रखेंगे यहाँ पे, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 4 दूनी 8। बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना? 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 गुणित 2, तो ये होगा 8। मतलब दूसरी कक्षा में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं बेटा? 8। अब मैं तुमसे कहूं कि n बराबर 3 है, इस कक्षा का नाम क्या है? KLM, M कक्षा, M। और इस कक्षा में 2n स्क्वायर के हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 का स्क्वायर कर दो, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18। इस कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 18। अब मैं कहूं कि n बराबर 4 है और इस कक्षा का नाम है n, कैपिटल N बनाना। ठीक है, कैपिटल N कक्षा। इनको हम इंग्लिश में ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट कहते हैं ना, कक्षा में ऑर्बिट, ऊपर कक्षा। अब देखो 2n स्क्वायर, इसमें कितने भरे जाएंगे बेटा? 32, 4 चौक 16 दूनी 32। पांचवी कक्षा में कितने भरे जाएंगे? अरे 5 का स्क्वायर करो, उसे डबल कर दो, 5 25 और 25 दूनी 50। छठवीं में 6 का वर्ग करो 36 और उसको डबल कर दो 72। आगे समझ में? इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं कक्षाओं में। अब मैं ये इनसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखते हैं। जैसे मैं कहूँ ऑर्गन का क्या होगा? ऑर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको हम पहली कक्षा में कितने भरते हैं? हमेशा 2। हमें 18 तक चलना है। दूसरी में कितने भरते हैं? हमेशा 8, इससे ज्यादा नहीं भर सकते। तीसरी में कितने भर सकते हैं? 18, लेकिन हमारे पास बचे कितने? 8। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऐसे ही पोटेशियम में 19 है तो एक और बढ़ जाएगा, कैल्शियम में 20 है तो एक और बढ़ जाएगा। तो बताओ इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। हाइड्रोजन का भरो जरा, हाइड्रोजन में कितना होता है? 1। पहली कक्षा में कितने आएंगे? 2, लेकिन हमारे पास तो 1 है तो हम 1 भरेंगे, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। और सभी हाइड्रोजनों का यही होगा, 1 का भी यही होगा, 1 वाले का भी क्या होगा? 1, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सिर्फ क्या भरते हैं? इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ना कि उसका भार। समझ गए? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? और मैं तुम्हें जी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आगे जाके और बाउ नियम समझाऊंगा, तब बहुत अच्छे से समझाऊंगा। दूसरी बात, ये बोरवरी नियम अभी सिर्फ मैंने काम चलाऊ सिखाया है, ये मत सोचना कि ये पूरा हो गया।
इसको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, लिखवाऊंगा। तुम्हारे पास नोट्स भी अभी इसके नहीं है, लेकिन काम चलाने के लिए इतना भी काफी है कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। क्वेश्चन सब लिखो। सम न्यूट्रॉनिक तथा सम इलेक्ट्रॉनिक सम न्यूट्रॉनिक तथा सम इलेक्ट्रॉनिक से आप क्या समझते हो? ठीक है बच्चों, लिख लिया सबने क्वेश्चन? बोर्ड पूरा दिख रहा है ना? क्लियर? चले, तो देखो नाम से समझो, डेफिनेशन को रटो कभी मत, हमेशा नाम से समझो। सम न्यूट्रॉनिक, नाम ये क्या कह रहा है? सम न्यूट्रॉनिक कह रहा है। तो सम न्यूट्रॉनिक का मतलब ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। और सम इलेक्ट्रॉनिक की बात करूं यदि मैं, तो सम इलेक्ट्रॉनिक को कौन से क्या कहोगे? ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि किस तरह से यह डेफिनेशन बने। जैसे हमने क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था फॉस्फोरस 1531 और एक पढ़ा हुआ सल्फर 1632। पढ़ा है बेटा? ये सबने पढ़ा होगा। फॉस्फोरस 1531 होता है, 15 उसका क्रमांक और 31 उसका भाग। सल्फर का 16 होता है क्रमांक और 32 होता है भाग। इसमें देखो न्यूट्रॉन देखो कितने हैं इसमें, फिर से 31 माइनस 15 बराबर कितने निकल के आए? 16, है ना? 15 दूनी 30 और 1 31। इसमें न्यूट्रॉन देखो 32 माइनस 16, तो बताओ न्यूट्रॉन कितने निकल के आए? 16। तो ये दोनों तत्व बताओ कैसे हो गए? सम न्यूट्रॉनिक। क्यों? क्योंकि इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? समान है। इसीलिए इन तत्वों को हम क्या कहेंगे? सम न्यूट्रॉनिक। तो बताओ डेफिनेशन कैसे बनाओगे? ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भिन्न भिन्न होते हैं। देखो इसमें प्रोटॉन कितने? 15, इसमें प्रोटॉन कितने? 16। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं? परमाणु क्रमांक के बराबर। इस चीज को दिमाग में क्यों नहीं बिठाते हो कि हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं उसके परमाणु क्रमांक? क्लियर हो गया? अब क्लियर है? फॉस्फोरस और सल्फर दोनों ऐसे परमाणु हैं जो सम न्यूट्रॉनिक हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो गई, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। लेकिन इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, भार भी इनके भिन्न भिन्न होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। अब आता है सम इलेक्ट्रॉनिक। तो देखो सम इलेक्ट्रॉनिक के उदाहरण देता हूं। 2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na प्लस, Mg2+। इनमें बताओ मुझे इलेक्ट्रॉन सब में, बताओ कमेंट में। 10। नीरज सही बता रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि होते तो 8 हैं पर ऊपर माइनस है। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन, कल कितना जोर दे के बताया कि माइनस होता है तो वो इलेक्ट्रॉन लेता है, प्लस होता है तो वो देता है। इसने कर्जा ले लिया। कितने का कर्जा है? 2 का। माइनस चढ़ा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैसे होते फ्लोरीन में कितने हैं? 9, ये हमने याद रखा है। और एक माइनस है तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। सोडियम में कितने होते हैं? 11, लेकिन ऊपर प्लस है। प्लस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो इसमें भी कितने? 10। मैग्नीशियम में बताओ, Mg में भी 110 बता रहा है। कौन है? 10। हाँ, Mg में ये
10 इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ ये सारे के सारे जो परमाणु है ये कैसे हैं? अच्छा ये तो सब वैसे हो गए, मैंने एक और दे रहा हूँ, चलो नियोन, इसमें बताओ नियोन, एनी नियोन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें भी 10 ही होते हैं क्योंकि ये उदासीन है। तो देखो अब इसकी डेफिनेशन बनाना सीखो। जिन परमाणुओं या आयनों में, ये तो परमाणु है, ये तो परमाणु है और ये क्या है? आयन। तो जिन परमाणुओं या आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है लेकिन उनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। देखो इसका परमाणु क्रमांक 8, इसका 9, इसका 11, इसका 12 और इसका 10। परमाणु क्रमांक सबके भिन्न भिन्न है लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। बताओ समझ में आई? देखो फिर से समझा देता हूं, इसकी डेफिनेशन कैसे बनाओगे, रटना मत। ऐसे परमाणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है लेकिन उनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, या ये भी कह सकते हो उनके नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश किसके बराबर होता है? परमाणु क्रमांक के। तो नाभिकीय आवेश भिन्न भिन्न होते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं।